1965, जहां एक और इंडिया पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ रहा था। इंडिया में भुखमरी जैसे हालात बने हुए थे। इंडिया के किसान लो इनकम के चलते हताश और परेशान हो रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया से दूर एक कंट्री मैक्सिको ऐसा भी था जहां के किसानों ने अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कुछ खोज निकाला था। मैरिजुआना, एक तरह का ड्रग। मैक्सिको के किसान इस ड्रग्स की खेती कर अमीर हो रहे थे, बंगला खरीद रहे थे, कार खरीद रहे थे, लग्जरी लाइफ स्टाइल जी रहे थे। इनमें से कुछ लोग जो और पैसा कमाना चाहते थे उन्होंने अपने अपने कार्टल्स बना लिए थे। कार्टल्स एक तरह के लोगों का समूह जो ड्रग्स की तस्करी करते हैं। ये कार्टल्स ड्रग्स की तस्करी कर खूब पैसा छाप रहे थे, पर अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते। बहुत सारे पैसों के साथ आता है क्राइम, पावर स्ट्रगल। इन कार्टल्स में आपस में एरिया को लेकर लड़ाइयां होने लगी। एक कार्टल्स के लोग दूसरे कार्टल्स के लोगों को बेरहमी से मारने लगे। मैक्सिको में क्राइम का ग्राफ आसमान छूने लगा। मैक्सिको में लोगों का किसी ड्रग्स बार में मरना आम बात हो गई। तब कहीं जाकर मैक्सिकन गवर्नमेंट नींद से जागी और एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसे ऑपरेशन कंडोर नाम दिया गया। बड़े बड़े ड्रग्स के खेतों को जलाया गया। बहुत से ड्रग ट्रैफिकर्स को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। जब इन कार्टल्स के लोगों को अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो गया, तब इनकी लाइफ में एक मसीहा की एंट्री होती है। एक मामूली सा पुलिस वाला जो सिनोला स्टेट के गवर्नर का बॉडीगार्ड था। नाम था मिगेल एंजेल फेलिक्स गैलार्डो, शॉर्ट नेम फेलिक्स, गॉडफादर, द बॉस ऑफ द बॉसेस। वह एक विजन के साथ आया, ड्रग्स के कारोबार को ऑर्गेनाइज कर ड्रग्स एम्पायर को इतना बड़ा बनाने का कि मैक्सिकन गवर्नमेंट भी इसको छू ना सके। पर यह आसान नहीं था। इसके लिए चाहिए था कि मैक्सिको के सभी कार्टल्स को एक साथ लेकर आया जाए। पर ये कार्टल्स एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए थे। पर उसने हार नहीं मानी। उसने कार्टल्स की दुनिया के दो बड़े नाम, राफेल कोरा क्वांटरियो, शॉर्ट नेम राफा, एर्नेस्टो फोंसेका कोरलियो, शॉर्ट नेम डॉन नेटो, इन दोनों को साथ लिया और अपने विजन को पूरा करने निकल पड़ा। ग्वादालारा टू सिनालोआ, सिनालोआ टू तिजुआना, तिजुआना टू जुआरेज। वह एक एक कर सभी कार्टल से मिला, पर वह एक बात और भी बहुत अच्छे से जानता था कि अगर मैक्सिकन गवर्नमेंट को साथ न लिया गया तो वह कभी भी अपना एम्पायर खड़ा नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया? तो उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन मैक्सिकन गवर्नमेंट को भी अपना पार्टनर बना लिया। मैक्सिको की एक एजेंसी TFS, जो कि ड्रग्स को रोकने के लिए बनाई गई थी, उसके टॉप ऑफिसर्स उसके पार्टनर थे। अब उसको रोकने वाला कोई नहीं था। कार्टल्स भी खुश थे क्योंकि फेलिक्स उन सभी को पुलिस प्रोटेक्शन दिलवा रहा था, जिसके बदले ये कार्टल्स अपने प्रॉफिट का 50% फेलिक्स को दे रहे थे। अब मैक्सिको में भी क्राइम कम होने लगा था क्योंकि कार्टल्स ने आपस में लड़ना बंद कर दिया था, जिससे उस समय की मैक्सिकन गवर्नमेंट भी खुश थी। उस समय की रूलिंग पार्टी PRI जनता को दिखा रही थी कैसे उसकी गवर्नमेंट में क्राइम कम हो रहा है। सभी खुश थे। फेलिक्स गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन में बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले गया। यहाँ तक कि उसने प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार करने के लिए कई सारे साइंटिस्ट को भी हायर किया और उसने एक नया प्रोडक्ट बनाया, सिंसिलिया, जिसकी क्वालिटी मैरिजुआना से भी बहुत अच्छी थी। उसने रेगिस्तान में, जहां लोग पानी के लिए तरसते हैं, बड़े बड़े ड्रग्स के फार्म लगाए। उसने उस फार्म में काम करने वाले लोगों के लिए बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए। जब प्रोडक्शन इस लेवल तक पहुंच गया कि ट्रक से माल को ढोना असंभव हो गया, तो उसने कई सारे प्लेन्स खरीदे और प्लेन से माल को अमेरिका में सप्लाई करने लगा। 1980 तक उसने ड्रग्स एम्पायर पे पूरी तरह से मोनोपोली बना ली और अपने प्रोडक्शन को सालाना लगभग 25,000 करोड़ तक पहुंचा दिया। वह मैक्सिको में बैठकर अमेरिका में ड्रग्स की कीमत डिसाइड कर रहा था। सबको लगने लगा कि मैक्सिको में सब कुछ ठीक हो रहा है, पर वो गलत थे। अमेरिका की एक एजेंसी DEA, जिसका काम था अमेरिका में ड्रग्स सप्लाई को रोकना, उसके एक एजेंट किकी कैमरीना ने कुछ नोटिस किया कि पूरे अमेरिका की मार्केट में ड्रग्स की कीमत एक जैसी है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि कोई अकेला व्यक्ति इस ड्रग्स मार्केट को हैंडल कर रहा है। किकी कैमरीना की लंबी रिसर्च के बाद उसने कुछ खोज निकाला कि अमेरिका में ये सारी ड्रग्स मैक्सिको से आ रही हैं और उसने 1984 में USA की मिलिट्री की सपोर्ट से एक रेड की और तब कहीं जाकर पता चला 2500 एकड़ जमीन जिस पर ड्रग्स की खेती हो रही थी, जिसके अकेले का प्रोडक्शन
प्रोडक्शन लगभग $8 बिलियन यानी 60,000 करोड़ रुपए सालाना था। इससे फेलिक्स के बिजनेस को बहुत बड़ा धक्का लगा, पर फेलिक्स ने हार नहीं मानी। उसने अपने कनेक्शन इंटरनेशनली बनाने स्टार्ट कर दिए। उसने कोलंबिया के कैली कार्टेल्स और पैब्लो एस्कोबार के साथ हाथ मिलाया, जो उस समय के कोलंबिया के सबसे बड़े कोकीन के सप्लायर थे, और अपने बिजनेस में एक नए प्रोडक्ट की एंट्री कराई, कोकेन। पर फेलिक्स की ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कार्टेल्स नहीं चाहते थे कि वो कोकेन पर शिफ्ट हो, पर फाइनली फेलिक्स सबको एक साथ ले आता है। 1985 किकी कैमिरेना, जिसने उसका करोड़ों का नुकसान कराया था, उसको जेलिस्को पुलिस स्टेट के द्वारा गिरफ्तार करवा लेता है और घंटों तक टॉर्चर करने के बाद उसको मरवा देता है, जो कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अब यूएससी की गवर्नमेंट उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है और उसके साथ ही राफा को ग्वादालारा एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसे फेलिक्स लगभग 2.5 करोड़ की रिश्वत देकर छुड़वा लेता है। लेकिन यूएसए के प्रेशर में दोबारा 1985 में राफा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ में ही उसके एक और बड़े साथी डॉन नेटो को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन फेलिक्स मैक्सिकन गवर्नमेंट की सपोर्ट से अपने आप को बचाए रखता है और मैक्सिकन गवर्नमेंट की सपोर्ट से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता रहता है। और फिर साल आता है 1988, मैक्सिको में इलेक्शन का समय। लोग मौजूदा गवर्नमेंट पार्टी PRI पर नाराज थे, क्योंकि लोगों को समझ में आने लगा था कि मैक्सिको की गवर्नमेंट भी ड्रग्स तस्करी में भागीदार है। लोग जगह जगह PRI पार्टी का विरोध कर रहे थे। PRI पार्टी कहीं भी जीतती हुई नजर नहीं आ रही थी। मैक्सिको में पूरे जोर से विपक्ष की सरकार बनती हुई नजर आ रही थी, पर PRI पार्टी का हारना फेलिक्स के बिजनेस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो वह क्या करता है, इलेक्शन को हैक करवा लेता है और दोबारा से PRI पार्टी को सत्ता में ले आता है। पर दूसरी ओर 1989 में अमेरिका में एक बड़ी रेड होती है। अमेरिका के एक वेयरहाउस में 20 टन कोकीन, जिसकी कीमत लगभग $7 बिलियन यानी कि 50,000 करोड़ रुपए, साथ में ही $12 मिलियन कैश, लगभग 90 करोड़ जब्त कर लिया जाता है, जिसे टाइम्स मैगजीन की तरफ से बिगेस्ट रेड इन हिस्ट्री कहा जाता है। फेलिक्स का नाम मैक्सिको के साथ साथ अमेरिका की मीडिया में भी छा जाता है। अब मीडिया और अमेरिकन गवर्नमेंट की प्रेशर से मैक्सिकन गवर्नमेंट की मजबूरी बन जाती है कि वे फेलिक्स को गिरफ्तार कर ले, और फाइनली 1989 में फेलिक्स द बॉस ऑफ द बॉसेस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसकी गिरफ्तारी के बाद उसकी ऑर्गेनाइजेशन कई छोटे छोटे कार्टल्स में टूट जाती है, और एक बार दोबारा इन कार्टल्स के बीच में ड्रग वार और पावर स्ट्रगल शुरू हो जाती है।